हेलो स्टूडेंट, यहाँ तक हम अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे ये क्वेश्चन 4। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब नंबर 5 से। ठीक है, SCS में टर्मिनल की संख्या होती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे थायरिस्टर परिवार में कई सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें आपका SCR होता है जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। ठीक है, मतलब जिसके कारण कई बार थायरिस्टर व SCR को एक ही चीज़ मतलब सेम ही सेंस में ले लिया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे भी पार्ट हैं इसके, मतलब बहुत सारे भी मेंबर हैं। जैसे आपका SCR तो आपको पता ही है, डायक आपको पता है बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और आपका ट्रायक आपको पता है ये भी आपका बाई डायरेक्शनल होता है। एक आपका होता है SUS सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच, ठीक है, मतलब इसे CSCR भी जानते हैं, मतलब कम्प्लीमेंट्री सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एक होता है आपका SBS, उसको बोलते हैं सिलिकॉन बाईलेटरल स्विच। अब आपका एक होता है SCS सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, जहाँ पे इसकी बात हुई है, और एक होता है आपका LASCR लाइट एक्टिवेटेड SCR, और एक होता है आपका LASCS लाइट एक्टिवेटेड SCS। तो बात किसकी हो रही है? SCS की, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच की। ये भी किसकी तरह होता है? SCR की तरह होता है। तो ये भी आपका SCS है जो सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, ये SCR की तरह होता है। इसमें 2 गेट टर्मिनल होते हैं, ठीक है, जबकि SCR में केवल 1 गेट टर्मिनल होता है। तो आपकी SCS कितने टर्मिनल वाली युक्ति है हो गई बताओ? अगर इसमें 2 गेट टर्मिनल हो गए तो कितने टर्मिनल हो जाएंगे टोटल? SCS आपकी 4 टर्मिनल युक्ति है, ठीक है। कौन कौन से 4 टर्मिनल? अब 2 तो आपके वो हो गए गेट, एनोड कैथोड, और आपका 2 गेट हो गए G1 G2। अब कैसे निकले होते हैं पता है आपको? ये होते हैं, मान लो आपका ये ठीक है, ये मान लो है आपका ये 2, ये आपके एनोड, नीचे ये कैथोड, ठीक है। एक गेट टर्मिनल आपका इधर से निकला होगा, ये एक गेट टर्मिनल आपका ये हो गया, और दूसरा आपका गेट टर्मिनल कहाँ से निकला होगा? ये दूसरा ये हो गया, ठीक है। पहचान लोगे आप सिंबल से, ऐसा इसका सिंबल होगा, और चाहे और बीच में यहाँ पे बस सर्किल बना होगा, पहचान लोगे। तो कितने टर्मिनल हो गए आपके SCS में? हो गए आपके 4 टर्मिनल, ठीक। इसको रफ करें। अब आता है LASCR में टर्मिनलों की संख्या बताइए। LASCR में ये आपका क्या है? लाइट एक्टिवेटेड SCR है, ठीक है। इसमें कितने टर्मिनल होते हैं आपके? इसमें जितने SCR में होते थे उतने ही टर्मिनल होते हैं, ठीक, 3, ठीक है। और इसका आपका टर्मिनल का वो कैसे होता है, इसका सिंबल कैसे होता है? कौन कौन से हो गए इसमें? एनोड कैथोड गेट। जैसे मान लो आपका SCR का है ना, जैसे SCR का है ये आपका, जिसमें ये आपका गेट है, ये होगा, एक गेट निकला होगा इसमें से, ये ऐसे करके। तो इसका सिंबल में ये फ़र्क है, इधर से 2 एरो दिखा रहे होंगे इसमें, इधर से 2 एरो ऊपर लगे हुए होंगे, ठीक है।
मतलब जो SCR का है सेम सिंबल है, तो फ़र्क कितना होगा इसमें, ये ऐसे करके दो इसके एरो लगे होंगे दोनों ऐसे करके, ठीक है। तो SCR वो आपके LASCR और इसकी फुल फॉर्म लाइट एक्टिवेटेड SCR, ठीक है। अब UJT में आपको बताना है कितने होते हैं, ठीक है। ये आपका HW है, अब खुद इसको बता दोगे आप। और एक चीज़, अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अगर ये आए कि निम्न में से कौन थायरिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया आपका डायक, पहला ऑप्शन हो गया आपका डायक, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका ट्रायक, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका ये SCR, और चौथा ऑप्शन हो गया आपका UJT। तो इसमें कौन आपका थायरिस्टर फैमिली का सदस्य नहीं है। तो आपका जो थायरिस्टर फैमिली का जो मेंबर नहीं है वो आपका ये UJT नहीं है, ठीक है। अब इसको टर्मिनल की संख्या आपका ये काम है, ये आप खुद से देखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, थायरिस्टर की 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी के अनुसार उसकी एनोड धारा IA का मान होता है। अब ये आपका फॉर्मूला, IA को डिनोट करते हैं किससे, IA को डिनोट किससे करेंगे, एनोड धारा कह रहा है वो। अब इसमें देखो इसका सही फार्मूला कौन सा होता है, इसमें से आपका जो सही फार्मूला ये A नंबर वाला है, ठीक है। मतलब आपका ये A है। अब आप एक चीज़ बताओ, इसमें IA आपकी हो गई एनोड करंट, ठीक है। इसमें ये जो α2 है वो क्या है आपका करंट गेन ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर, और α1 क्या हो गया आपका करंट गेन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। IG आपकी क्या हो गई, गेट करंट हो गई, ठीक है। तो ये सही है आपका पहला, ये आपका पहला। अब जैसे आप इससे एक चीज़ आप बताओ, जैसे मान लो α1 + α2 नीचे आपका अगर 1 हो जाए, जैसे ये नीचे आपका α1 α2 है, अगर ये 1 हो जाए तो नीचे 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो एनोड धारा क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। जब 0 से डिवाइड होगा तो इन्फिनिटी होती है वो, ठीक है। तो क्या होगा तो एनोड धारा आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब अनंत हो जाएगी। तो एनोड धारा बहुत उच्च हो जाएगी। मतलब अगर हम कहें कि यह स्थिति आने पर SCR अपने आप ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लैच हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। ये अगर ये कंडीशन जब होगी ना, तो ये SCR का क्या कहलाता है, रीजनरेटिव एक्शन कहलाता है। तो अगर SCR में आपको आए तो आप बता दोगे रीजनरेटिव एक्शन कब होता है। रीजनरेटिंग एक्शन तब होता है जब आपकी एनोड करंट इन्फिनिटी पहुंच जाती है, मतलब बहुत उच्च हो जाती है। कब हो जाती है, जब α + α2 आपका इक्वल 1 हो जाए, ठीक है। तो मतलब हम अगर इसको ये भी बोल सकते हैं, जब α1 + α2 का मान 1 को अप्रोच करेगा तो डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, ठीक। अगर मान लो ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो ये फिर से समझा रहा हूँ मैं। मतलब जैसी कंडीशन आएगी जब α1 + α2 आपका 1 हो जाएगा, तो एनोड धारा आपकी बहुत उच्च हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, 1 - 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 किसी से डिवाइड होता है, इन्फिनिटी कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, SCR अपने आप ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चला जाएगा, मतलब लैच हो जाएगा। अब SCR का ये गुण आपका क्या कहलाता है, आपका ये SCR का गुण रीजनरेटिव एक्शन कहलाता है। इसको याद रखना कि रीजनरेटिव एक्शन क्या होता है, ठीक है। अब मान लो इस पर अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं, ये करके करना, आप लोग ट्राई करना यही वाला फार्मूला लगा के। अगर SCR की कोई सी भी
टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में अगर NPN ट्रांजिस्टर की गेन अल्फ़ा 1 आपका 0.4 और आपका अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0.5 है। सही है, ये आपका अल्फ़ा 1 हो गया, ये आपका अल्फ़ा 2 हो गया। ठीक है, और जो आपकी गेट धारा है मतलब IG कितनी है दे रखी है 40 mA। ठीक है, अब IG आपकी 40, अल्फ़ा 1 आपका 0.4, अल्फ़ा 2 आपका 0.5, तो हमें एनोड करंट निकालनी है। अब निकाल देंगे इसको, ये करना खुद से ट्राई करना इसको। ठीक है, कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 9, थायरिस्टर ऑफ करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो, ट्रिगरिंग तो ऑन करना हो जाता, फायरिंग एंगल आपने पढ़ा होगा, तो ऑफ पे ट्रिगरिंग तो नहीं होगा, और फायरिंग एंगल है ये शिफ्ट कर जाता है जिसको अल्फ़ा से बोलते हैं। ठीक है, और गेटिंग खुद ट्रिगरिंग होती है आपकी, है कि नहीं। तो क्या बचा आपका, कम्यूटेशन बचा। ऐसे आप एलिमिनेशन करके भी आंसर दे सकते हो। मतलब देखो, ट्रिगरिंग तो सीधा आप जानते हो कि ऑन होती है, फायरिंग आप जानते हो एक एंगल वो शिफ्ट हो जाता है लेकिन ऑन ही रहती है, और गेटिंग खुद में अपने आप आपकी ट्रिगरिंग कराती है। ये तीनों चीज़ें तो आपको पता है, ऑन कराने वाली कंडीशन है। तो चौथी क्या बची आपकी, कम्यूटेशंस। अब है यहाँ पे UJT की इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का मान होता है। अब UJT जानते हो? देखो, UJT आपका क्या होता है, इसमें एक N टाइप SI की आपकी हाई रेजिस्टेंस वाली एक छड़ होती है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर मेटॉलिक कॉन्टैक्ट आपके रहते हैं। इनके सिरों को मतलब बेस 1 B1 और बेस 2 B2 कहते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो SI की जो छड़ होती है उसमें बहुत कम मात्रा में आपका P टाइप का क्षेत्र होता है। ये मैंने आपको बताया है क्लास में, मतलब जब भी लिया था। मतलब जो SI की छड़ होती है ना, तो उसमें बहुत आपका कम मात्रा में क्या होता है, P टाइप का क्षेत्र होता है, जिससे आपका क्या बनता है, PN जंक्शन बन जाता है। और उसी जो P टाइप क्षेत्र से मेटालिक कॉन्टैक्ट लेकर जो एमिटर टर्मिनल बनाया जाता था, जो डिवाइस का आपका तीसरा टर्मिनल होता था। ठीक है, अब जैसे देखो कैसे, मतलब मैं बताऊँ आपको अभी, ये है। ठीक है, इसमें ये P टाइप है, ये आपका बेस 1 बेस 2, और ये आपका क्या होगा, एमिटर। ठीक है, ये आपका B1 और ये आपका B2। ठीक है, इसमें ये ऐसे एक छड़ पड़ी होती है आपकी, ये नीचे रेजिस्टेंस, ये भी यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस मान लेना कैपेसिटर की तरह बना दिया है मैंने, पर रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, ये आपका N हो गया, यहाँ ये आपका P हो गया। देखो, थोड़ा रफ बनना है लेकिन समझ लो, ये आपका एमिटर टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो ये जो P टाइप वाला क्षेत्र है ना, ये B2 से B1 की मतलब इसकी तरफ ज़्यादा नज़दीक होता है ये। ठीक है, इसलिए एमिटर B1 के बीच का प्रतिरोध, जो आपका एमिटर B1 के बीच का प्रतिरोध है, B1 और इसके बीच का जो ये प्रतिरोध है, वो B2 वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये चीज़ इधर ज़्यादा पास होती है। ठीक है, तो हम मतलब इन दो, समझ में आ गया ना, ये इसके ज़्यादा पास होता है। ठीक है, और इसका एक फार्मूला भी बताया था कि I बराबर B/RB1 + RB2। ठीक है, अब आपका जो
इसमें कौन सी बात हुई है आपकी? एक सेकंड रफ करूँ। देखो इसमें आपकी कौन सी बात हुई है? इसमें बात हुई है यूजेटी की इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का मान होता है, ठीक है। तो आपका जो इंट्रिंसिक रेशियो से किससे डिनोट करते हैं? ईटा, ये आपका ये जो ईटा होता है जो, उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये किस बातों पे निर्भर करता है? आपका दो बातों पे निर्भर करता है, मैंने बताया था आपको। एक तो यूजेटी की कंस्ट्रक्शन पर और एमिटर जंक्शन की B1 तथा बेस 1 तथा बेस 2 से दूरी। समझ गए? तो बेसिकली वैसे तो ईटा का मान 0.51 से 0.81 तक होता है। अब आप बताओ इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जो ईटा का मान है वह आपका 0.51 से 0.81 तक रखा जाता है। तो आप बताओ इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ठीक है, मैंने बोल रहा हूँ मैं आपको 0.51 से 0.81 तक होता है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? कौन सा दोनों के बीच में आपका? 0.6 है, तो सी आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक। अब ये है यूजेटी के अभिलक्षणों में पीक पॉइंट व वैली पॉइंट के मध्य क्षेत्र कहलाता है। आपका जो एक पीक पॉइंट हो गया और एक वैली पॉइंट हो गया, उनके बीच का आपका वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है वो आपका निगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र कहलाता है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और आपका नेक्स्ट, अब जैसे मान लो ये क्या मतलब पीक पॉइंट की बात हो रही है, तो पीक पॉइंट का जो वोल्टेज होता है वो पीक वोल्टेज, ठीक है। और करंट क्या वो होगा? पीक पॉइंट करंट। जब पीक पॉइंट में आपके आवेशों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपका जो वो होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाती है, सही है। अब इससे क्या होगी आपकी? इससे आपकी वोल्टेज घटेगी, करंट बढ़ेगी। अब जब पॉइंट पी से पॉइंट बी, मतलब पीक पॉइंट से पॉइंट बी को बोल रहे हैं हम वैली पॉइंट, ठीक है। वैली पॉइंट पर आपका जो वोल्टेज और करंट को यही वैली पॉइंट करंट और वैली पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो वैली वोल्टेज के बाद आपका जो यूजेटी है वो सैचुरेशन अवस्था में चला जाता है और उसमें वोल्टेज आपकी क्या होती है? घटनी बंद हो जाएगी। तो पॉइंट बी के बाद का जो क्षेत्र होता है वो आपका सैचुरेशन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उसके पहले वाला जो है वो आपका एक्टिव रहता है, पर इन दोनों के मध्य का क्षेत्र आपका नेगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र होता है, ठीक है। अब आपका ये है 2N2646 2N2647, ये क्या है? ये यूजेटी के ही नंबर हैं आपके। अब इसमें मैं आपको बताऊं, मतलब जिसकी आपकी जो पीक पॉइंट वोल्टेज कितनी, ये मतलब किसके हैं? आपके ये यूजेटी के ही नंबर हैं, ठीक है। अब जिसकी पीक पॉइंट वोल्टेज लगभग कितनी होगी? 7 वोल्ट। इन दोनों नंबरों की पीक पॉइंट वोल्ट कितनी होगी? 7 वोल्ट। और आपकी जो वैली पॉइंट वोल्टेज वो कितनी होगी? 1.5 वोल्ट। याद रहेगा आपको? पीक पॉइंट वोल्टेज 7 वोल्ट और वैली पॉइंट वोल्टेज आपकी 1.5, ये याद रखना। ये भी आपसे पूछ सकते हैं MCQ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह स्विच जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। अरे आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है?
आप सबका वाइवा लिया था, सबने यही बताया था ट्रांसफार्मर ये होता है। मैंने कहा कुछ भी बता दो आता हो, तो सबने यही बोला ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस है, क्यों है स्टैटिक डिवाइस? क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती। तो वह स्विच जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते क्या कहलाएगा? आपका स्टैटिक स्विच। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन सारे कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना नेक्स्ट अपने क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझते जाओ। अगर मेरी कुछ समझ में आ रहा है तो आप अपना नोट्स बनाते चले जाओ, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसमें से जो MCQ निकल सकते हैं आपके। एक MCQ से थोड़ा सा उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है और ये एक्चुअली होता क्या है और उससे और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीचे मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, ओके, थैंक यू।